कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने इसके जरिए मोदी सरकार पर दिन दहाड़े डकैती का आरोप लगाया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम ने कहा कि अगर वित्त मंत्री चाहे तो अपना एक घर उन्हें 99 साल के लिए लीज पर दे सकती है, चाहे तो उसके कागज वे अपने पास रखे। पूर्व वित्त मंत्री आगे बोले कि ये मुद्रीकरण एक क्लोजिंग डाउन सेल है। चिदम्बरम ने आगे नौकरियों पर चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि कहीं भी क्या कोई ऐसा कागजात है जिसमें कहा गया हो कि पीएसयू में जो आरक्षण फिलहाल मिलता है वह मुद्रीकरण के बाद भी लागू रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाया है। पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने खुद को पूरी तरह से आरएसएस भाजपा के सांचे में ढाल लिया है। वह यानी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बिल्कुल नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के दबाव में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी देश में जाति आधारित जनगणना की मांग को नहीं मानेंगे। जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जेपी और लोहिया के विचारों को हटाने के आरोपों और विपक्ष की घेराबंदी के बीच नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आई। यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को पटना सचिवालय तलब किया गया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मीडिया के सामने आए और कहा कि सिलेबस से जेपी और लोहिया के विचारों को सिलेबस से हटाने का फैसला न सिर्फ अनुचित है बल्कि इसमें सामान्य परंपरा का भी पालन नहीं किया गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाने के बाद सरकार हरकत में आई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देश तथा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तथा यूपी के सीएम योगी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारें अब संवैधानिक दायित्वों और राजधर्म निभाने की बजाय आरएसएस के एजेंडे को देश के लोगों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। आरएसएस का एजेंडा देश में नफरत फैलाना, आपस में द्वेष तथा ब्राह्मणवादी वर्चस्व को स्थापित करना है। मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारनामों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी देश और यूपी की सत्ता में आ गई। सरकार की गलत नीतियों से देश में बढ़ती गरीबी, हर प्रकार की महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान है। उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों के वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बैठक का ये दूसरा दिन था। इस दौरान मायावती ने सभी स्तर की कमेटियों में, पोलिंग बूथों की कमेटियों में युद्ध स्तर पर तैयारी करने और सजग रहने के निर्देश दिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अति महत्वाकांक्षी मानवतावादी बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तन मन धन से काम करने का सभी से आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की भीषण त्रासदी के बाद लोग थोड़ा राहत महसूस कर ही रहे थे कि प्रदेश के कई जनपदों में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। विशेषकर पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में डेंगू वायरल बुखार बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले रहा है। यहाँ बीमार होने के साथ ही सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद में फैली बीमारी डेंगू का एक खतरनाक रूप है। इसको हेमोरेजिक नाम दिया गया है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने की सरकारी नीति क्रियान्वित न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कोई कदम उठाएंगे तब तक कोरोना की तीसरी लहर भी जा चुकी होगी। कोरोना से मरने वाले परिवार को मुआवजा देने की नीति बनाने और कोरोना से मौत के डेथ सर्टिफिकेट पर सही वजह लिखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि सीबीआई की लीक हुई वो रिपोर्ट असली है जिसमें कथित तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई अपनी साख बचाने के लिए ये कह रही है कि रिपोर्ट गलत तरीके से हासिल की गई। उन्होंने कहा अगर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है तो अनिल देशमुख को राहत मिलेगी। जो कुछ भी हो रहा है वह सब राजनीति से प्रेरित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ और आतंकवादी केंद्र की भाजपा सरकार से डरे हुए हैं। नर्मदा जिले के केवड़िया में वो बोल रहे थे, याद रहे कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट या अन्य कोई इसमें आरएसएस प्रणीत संगठनों का हाथ था। कोर्ट में अब भी इस मामले की सुनवाई चल रही है।
बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसे वर्ग, जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग जनों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से भाजपा संवाद करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ान के प्रति अपने प्यार को याद करते हुए संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर बड़ा खुलासा किया। राहुल ने कहा कि चाचा संजय गांधी मेरे पिता राजीव गांधी की बात मान लेते तो शायद हादसा न होता। राजीव गांधी अपने भाई संजय को पिट्स जैसे आक्रामक विमान उड़ाने से मना किया था, लेकिन वे नहीं माने। राहुल ने कहा कि पायलट जब विमान उड़ाता है उसकी कल्पनाशीलता रोड, रेलवे लाइन द्वारा अवरुद्ध नहीं होती। उनकी कल्पनाशीलता 30,000 फीट पर होती है, इसलिए उनकी भी क्षमता बड़े तंत्र को देखने की है। राहुल ने कहा कि विमान उड़ाने का जितना अनुभव उनके पास है, 300-350 घंटे, उतना ही चाचा संजय गांधी के पास भी था। संजय गांधी भी विमान उड़ाने के शौकीन थे और 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 10 सितंबर को भारत का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव लॉन्च कर सकते हैं। इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम में हो सकती है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से ध्रुव को बनाया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड की तरफ से बनाए गए INS ध्रुव में दुश्मन की पनडुब्बियों के रिसर्च का पता लगाने के लिए समुद्र के तल को मैप करने की क्षमता है। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है, ये दुखदायी है। जब इतिहास पलटकर इसे देखेगा तो ये लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचाएगा। इस मामले में एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने शाह आलम, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ये जांच संवेदनाहीन और निष्क्रिय साबित हुई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम समेत तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार आंदोलन चलाएगी। इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार आंदोलन चलाने के लिए योजना बनाएगी। इस समिति में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, राज्यसभा के सदस्य रिपुन बोरा, मनीष चतरथ और BK हरिप्रसाद शामिल है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान ईडा ने तबाही मचा दी है। 4 दिन पहले अमेरिकी शहर लुइसियाना से टकराने के बाद ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत उत्तर अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों की बिजली गुल है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारत और यूरोप के लिए मिलन बिंदु हैं और यूरोपीय संघ को ये जानने की जरूरत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके मित्र हैं। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के तहत मध्य यूरोपीय राष्ट्र में है। यमन में सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अभी तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई। विद्रोहियों ने मारिब शहर पर हमला किया है, जो तेल संपन्न उत्तरी हिस्से में स्थित है। इस बात की जानकारी एक सैन्य अधिकारी ने दी है। ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हुती ने रणनीतिक रूप से मजबूत इस शहर पर हमला किया है। उसके दर्जनों लड़ाके भी मारे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो जंग में आगे बढ़ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि वह सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के तौर पर इस महीने होने वाली री-इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। इससे संकेत मिलते हैं कि सितंबर अंत तक वह जापानी PM के तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक 1 साल पहले शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। योशिहिदे सुगा का पार्टी लीडर न बनने की इच्छा जाहिर करना उनकी गिरती अप्रूवल रेटिंग के बीच आया है।